फास्ट रनिंग चिकन बिरयानी वाला। पांडुरंगा के बचपन में उसके माता पिता मर गए थे, इस वजह से वो अपने दादी के पास ही पला बड़ा था। उसकी दादी गांव के शादी और दूसरे समारोह में खाना बनाते हुए पोते को पालती है। उसके हाथ का खाना खाकर स्वाद बढ़िया है कहकर तारीफ करते तो वो बहुत खुश होती थी। उसका पोता पांडुरंगा पढ़ नहीं पाया, इसलिए दादी के काम में हाथ बटाने लगा। एक बार मैं और कितने दिन ऐसे दादी के ऊपर निर्भर होकर जीऊं? कल के दिन अगर दादी को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? इसलिए मुझे भी कोई काम करके पैसे कमाना होगा, सोचा। और दादी से, दादी मैं कल से तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं व्यापार करूंगा, कहा। तब दादी हंसकर, तुम्हें क्या अनुभव है जो व्यापार करने कह रहे हो? निवेश करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? कहा। पांडुरंगा, मेरा निवेश तुम ही हो दादी। तुम्हारे बनाए चिकन बिरयानी की महक इस गली के आखिर तक आती है। तुम मुझे बिरयानी बना कर दो, मैं उसे बस स्टैंड में यात्रियों को बेचूंगा। ऐसे अच्छे से कमाकर उसी बस स्टैंड में एक होटल खोलकर बहुत पैसे कमाऊंगा, कहा। दादी ठीक है कहकर मान गई। दादी के बनाए चिकन बिरयानी को पार्सल बनाकर उसे एक थाली में रखकर बस स्टैंड में बस के पास फिरते हुए, आप बिरयानी बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, स्वादिष्ट चिकन बिरयानी कहकर पुकारते हुए बेचने लगा। मगर उससे, ये क्या रे, बिरयानी कोई खरीद नहीं रहा है क्या, या तुम बेच नहीं पा रहे हो? कहकर पूछी। पांडुरंगा निरुत्साह से बस के आते ही भागते हुए जाकर गला फाड़ कर पुकारे तो भी कोई खरीद नहीं रहा है दादी, मुझसे ये व्यापार नहीं होगा, कहा। दादी थोड़ी देर सोचकर, फिलहाल तो मुझे खाना बनाने का काम कुछ नहीं है, मगर चलो कल से मैं भी आऊंगी, बोली। पांडुरंगा तब, जो मुझसे नहीं हो सका वो तुम कैसे कर पाओगे, ठीक है चलो, कहा। अगले दिन एक बस के रुकते ही कंडक्टर और ड्राइवर चाय पीने के लिए बस उतर कर गए। दादी तुरंत बस चढ़कर आखिरी सीट पे बैठ गई। पांडुरंगा थाली पकड़कर बिरयानी, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी कहकर पुकारते हुए बस के पहले खिड़की के पास खड़े होकर बिरयानी बेच रहा था। वहां बैठा यात्री, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहा। पांडुरंगा ऐसे पुकारते हुए पीछे आते हुए हर खिड़की के पास पुकारने लगा, फिर भी कोई खरीद नहीं रहा था। तब दादी जोर से, ए बिरयानी वाले, एक बिरयानी दो, कहकर पुकारी। पांडुरंगा बिरयानी देकर पैसे, कहा। दादी, रुको भाई, ये ताजा है कि नहीं देखने तो दो, कहकर बस में जब सब उसे देख रहे थे वहीं बिरयानी के पैकेट को खोलकर अच्छे से सूंघकर, वाह इसकी महक बढ़िया है, कहकर वहां बस में बैठे थोड़े यात्रियों के नाक के सामने बिरयानी को रखकर, मुझे जुकाम हुई है बेटा, जरा इसकी महक देखकर बोलो बेटा, महक अच्छी है क्या, कहते हुए बिरयानी लेकर उनके नाक के सामने रखी। उसे सूंघकर एक, वाह ये खुशबूदार है, कहा। दूसरा, ये तो एकदम हमारे लखनऊ बिरयानी के जैसे मस्त है, कहा। एक और, मुंबई के स्टार होटल के बिरयानी के जैसे महक मस्त है, कहकर बोले। दादी तब, ए बिरयानी वाले ऐसे खड़े क्यों हो, अंदर आओ, इन्हें हमारे गांव के बिरयानी का स्वाद नहीं चखाओगे क्या, कहकर पुकारी। पांडुरंगा तुरंत बस के अंदर आया। तब तक जो लोग उसकी खुशबू की तारीफ कर रहे थे वो सब बिरयानी खरीदकर खाने लगे। बाकी के लोग खरीदे कि नहीं कहकर सोच रहे थे। ये गौर करके दादी पैकेट खोलकर एक निवाला बिरयानी लेकर, पता नहीं इस जुकाम के वजह से मेरी जुबान भी फीकी पड़ गई है, कहकर बाकी के लोगों से, झूठा है कहकर सोचे बिना इसे प्रसाद के जैसे सोचिए, खाकर स्वादिष्ट है कि नहीं मुझे बोले तो घर जाते वक्त मेरे पोते के लिए 4 पैकेट खरीद कर ले जाऊंगी। कहते ही ठीक है दादी जी कहकर सबने हाथ आगे किए। दादी ने सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा बिरयानी रखा। उसे खाकर वो लोग उसके स्वाद को फिदा हो गए। वो लोग तुरंत पैसे निकालकर पांडुरंगा के पास से बिरयानी ले लिए।
बाद में बस उतरने के बाद पांडुरंगा दादी से, सुपर दादी, सारे बिरयानी के पैकेट्स बिक गए कहकर खुशी से कहा। दादी तब, तुम क्या करोगे कहकर बोले थे ना, अब पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमने जिंदगी को पढ़ा है, कब क्या करना है, कैसे बात करना है, हमारी तजुर्बा हमें सब बताती है। ठीक है, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, मैं और 4 दिन ही यहाँ पर आकर तुम्हें बिरयानी बेचने में मदद कर सकती हूँ। बाद में तुम्हें ही समझदारी से बिरयानी बेचना होगा। बोली। पांडुरंगा, मुझे माफ करो दादी, तुम्हारी बात समझ आई। अब से लोगों से कैसे बात करके कैसे व्यापार करना है मुझे अच्छे से समझ आ गया है, कल से ऐसे ही करूँगा, कहा। छोले कुलचा। विराजपुर नाम के गांव में नागराज नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो लोगों से पैसे एडवांस लेता था और बिना काम किए घर में बैठकर बिरयानी खाकर आराम से सो जाता था। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत मोटा हो गया। एक दिन जिन लोगों ने उसे एडवांस पैसे दिए थे वो सब मिलकर एक साथ आए। उनमें से लोकेश नाम का व्यक्ति नागराज से, अरे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लगता है जिंदगी में मैंने बहुत पाप किए होंगे जो मुझे ऐसी सजा मिली और तुम मेरे गले पड़ गए। ये सुनकर दूसरा व्यक्ति, अरे भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मिस्त्री के रूप में यमराज है। इसे देखो तो सही, कितना मोटा है। ये हम सबके पैसे निकल कर इतना मोटा हो गया है। इसके पेट को काटो तो हमारे पैसे निकलेंगे। तब नागराज, देखो भैया, इज्जत से बात करो, वरना तुम मेरा नाम तो जानते ही हो, नागराज। डस दूंगा मैं आप सबका काम परसों आकर करूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं करूंगा। तब लोकेश, चुपचाप आकर काम में लग जाओ, वरना मुझे पैसे कैसे वापस लेने हैं अच्छी तरह मालूम है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, उस वीरू को पकड़ूंगा जिसने तुम्हें मिलाया था। अपने आप को देखो तो सही, तुम एक पूरे बकरी को निकले हुए अजगर की तरह दिखते हो। यूं सब उसे डांट कर वहाँ से चले गए। बाद में नागराज का दोस्त वीरू नागराज से, अरे यार, तुम लोगों को यूं परेशान क्यों कर रहे हो? उनका काम क्यों नहीं कर देते? तब नागराज, मैंने तुमसे तो कोई सलाह नहीं मांगा, जाओ चुपचाप मेरे लिए बिरयानी ले आओ, खाकर सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है यार, कहकर अंदर चला गया। तब वीरू बिरयानी लाने के लिए सड़क पर पैदल जा रहा था कि तभी उसे एक छोले कुलचा का ठेला नजर आया। ठेले पर कुलचा बेचने वाला भुवन, आओ भाई आओ, स्वादिष्ट छोले कुलचे खाओ। आप लोग जानते हैं इसकी खासियत क्या है? ये 0 फैट कुलचा है, इसका स्वाद लाजवाब है। अगर आप लोग 1 महीना लगातार मेरे छोले कुलचे खाएंगे तो महीने भर में आप एकदम स्लिम एंड फिट हो जाएंगे। लड़के हीरो की तरह और लड़कियां फिल्म की हीरोइन की तरह बन जाएंगी। तब से 1 महीने तक वीरू भुवन पर नजर रखने लगा। बाद में वीरू भुवन के पास गया और, भैया, मेरा एक दोस्त है, वो एकदम पेटू है। जब देखो खाता रहता है और सोता रहता है, वो एकदम आलसी हो गया है, काम नहीं करता। जिन लोगों का काम मैंने उसे दिलाया वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। मेरा दिमाग खराब था जो मैंने उसे 5 लाख रुपए एडवांस दिलाए थे। भैया, सच सच कहो, क्या वो तुम्हारा कुलचा खाकर एकदम दुबला पतला हो जाएगा? तब भुवन, अरे इसमें शक करने की क्या बात है भैया, अब मेरा कुलचा छोले खाएगा तो बस 1 महीने में उसके 10 द्वारे के पिंजरे से चर्बी यूं पिघल कर निकल जाएगी। अगर चाहो तो मैं आकर तुम्हारे दोस्त को समझाऊंगा। चलो भैया, चलते हैं। यूं कहकर छोले कुलचे तैयार करके वीरू के साथ भुवन भी वहाँ चला गया। फिर नागराज के पास जाकर भुवन ने छोले कुलचे उसे दिए। ये देखकर नागराज, ये क्या जबरदस्ती है, मुझे तो सिर्फ बिरयानी चाहिए, और वो भी मटन बिरयानी। जब लाओ सिर्फ वो लाओ, मुझे ये कुलचे वुलचे नहीं चाहिए, कहकर उसे उठाकर फेंका। ये देखकर भुवन, अरे मोटे सांड, तुम्हारी ये हिम्मत, अगर तूने मुझे उठाकर फेंका होता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन तूने मेरे छोले कुलचे को फेंका। बच्चों, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हारी चर्बी उतारूंगा बच्चों। अब तुम्हें चूल्हे के ऊपर बिठाएं तो जैसे तुम्हारी चर्बी पिघलेगी वैसे ही तुम्हें कुलचे खिलाकर पिघलाऊंगा। कहकर नागराज को कमरे के अंदर ले गया और कुर्सी से उसे बांध दिया। उसके बाद वीरू की मदद से हर रोज वो नागराज को तीनों वक्त छोले कुलचे खिलाने लगा। इस तरह 1 महीना बीत गया। नागराज बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन भुवन का असिस्टेंट कुलचे लेकर आ रहा था तो उसे देखकर नागराज, अरे कमीनो, मुझे तुम लोग यूं क्यों सता रहे हो?
मेरा सारा चर्बी पिघल गया भैया। देखो मेरे सारे हड्डियां बाहर निकल आई है। अरे यार मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। तब वो असिस्टेंट, भाई साहब, हमारे भुवन भाई साहब का आप पर गुस्सा कम हो गया है, आपको छोड़ दिया है। लेकिन ये कुलचे जानते हैं आप कौन भेज रहा है? आपने जिन लोगों से एडवांस पैसे लिए थे ना, वो लोग भेज रहे हैं। आप जानते हैं, यूं आपको कुलचे खिला खिला कर मार डालने का षड्यंत्र रचा उन लोगों ने मिलकर। आपको देखकर मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है भाई साहब। और हाँ भाई साहब, आप जानते हैं कि कहीं आप घर से भाग ना जाएं, इसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने 4 मुस्टंडों को रखा है यहाँ पर आपकी निगरानी के लिए। नागराज, इसका मतलब ये है कि मुझे मारने का पूरा प्लान बना लिया इन लोगों ने। भैया भैया, उनसे कहो ऐसे ना करें, उनसे कहो मैं उनका काम करके दे दूंगा। यूं कहते ही उस लड़के ने नागराज के रस्सी खोला। तब नागराज घर के बाहर गया, वहाँ खड़े अपने ग्राहकों से माफी मांगी और उनका काम उसने शुरू किया। था संजीव नगर नाम के शहर में कपाड़िया नाम का एक आदमी एक ढाबा चलाता था। उसके पास करण रसोई के रूप में काम करता था। एक दिन करण करी बना रहा था तो कपाड़िया उसके पास आकर करी का स्वाद चख कर, करी तो स्वादिष्ट है, बाकी के आइटम्स भी अच्छे से बना रहे हो ना, अच्छे से बनाओ, लेकिन कल से मैं तुम्हें जो सामान दे रहा हूँ उन्हीं से खाना बनाना होगा। तुम जो सामान लाते हो वो कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है ना? यूं कहा करण। ठीक है। यूं कहा। अगले दिन से कपाड़िया कम दाम पर ही मिलावटी सामान लाकर करण को देने लगा। कुछ दिन वो इस्तेमाल करने पर करण को ठीक नहीं लगा तो एक दिन कपाड़िया से, आप जो सामान ला रहे हैं उससे खाना स्वादिष्ट तो नहीं बनेगा, साथ ही साथ कस्टमर की सेहत भी खराब हो रही है। यूं कहा। तब कपाड़िया, मेरे लाए रेशन पर खराब नाम डाल रहे हो और तो और कस्टमर्स की सेहत तो खराब हो रही है ऐसे बोल रहे हो? चुपचाप मुंह बंद करो और काम करो, नहीं तो निकल जाओ। यूं कहा करण। मैं ये सामान के साथ यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। कहकर वो डाबा छोड़कर चले गया। करण घर पर दुखी होकर चुपचाप कुछ सोचते हुए बैठा था। उसके पास उसकी माँ उमा आकर, क्यों रे ऐसे हो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, यूं पूछी। तब करण, मेरी नौकरी चली गई माँ। यूं कहा। उमा, दुखी मत हो रे, एक गई तो दूसरी मिल जाएगी, वरना तुम खुद से कुछ शुरू करो, यूं बोली। तब करण, निवेश के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, होटल हो या ढाबा हो, शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, वो कहाँ से लाऊंगा? बोलना तो आसान है माँ। यूं कहा। उमा, इतनी अधैर्यता क्यों है, थोड़ा सा निवेश करके एक बंडी शुरू करो। तुम्हें एक पराठा बनाना अच्छे से आता है ना, पराठा बनाओ। एक नई बंडी पर पराठा का व्यापार शुरू करो। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं वो दे दूंगी, फिक्र मत करो, यूं बोली। माँ की मदद से करण एक सेंटर पर बंडी पर ही पराठा बनाकर बेचना शुरू किया। वो जो एक पराठा बनाता था वो बहुत स्वादिष्ट होता था। एक पराठा के साथ एक करी भी कम दाम पर बेचता था। दाम कम और स्वाद अधिक होने से धीरे धीरे ज्यादा ग्राहक आने लगे, बहुत लोग आने लगे। करण के बंडी के पास रोज एक रिटायर्ड कर्नल आता था। एक पराठा खाता था, अच्छे से बात भी करता था। करण के एक पराठे के लिए कस्टमर्स बढ़ने लगे। कपाड़िया को करण का यूं आगे बढ़ते देख बिल्कुल पसंद नहीं आया। करण का नाश करना होगा यूं सोचकर करण का एक पराठा एक करी बहुत खराब है यूं प्रचार शुरू किया। वो स्वाद के लिए अंदर कुछ मिलावट करता है और वो सेहत के लिए हानिकारक है ऐसे भी कहने लगा। इससे करण का व्यापार पर असर हुआ। एक दिन कर्नल करण के पास जब आया तो करण को देखकर, क्या हुआ करण, ऐसे डल क्यों हो, यूं पूछा। तब करण, वो कपाड़िया ने सब खराब कर दिया है सर, वो मुझ पर झूठा प्रचार करके मेरा व्यापार खराब कर दिया, क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूँ, यूं कहा। तब कर्नल, फिक्र मत करो करण, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, उदास मत हो, मेरी बात मानो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। कहते हुए करण से कुछ कहा। फिर अगले दिन से करण अपने पराठे बंडी पर एक बोर्ड लगाया। उसके ऊपर लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसका स्वाद और क्वालिटी देखकर आपके हिसाब से ही पैसे डब्बे में डालिए, यूं लिखा था। तब से करण उसके पास एक पराठा एक करी मिलाकर खाने वाले लोगों से हो या पराठा खाने वाले लोगों से कभी पैसे नहीं लेता था। खाकर लोग उनके हिसाब से ही डब्बे में पैसे डालते थे। गरीब लोग बिना पैसे डाले खाकर चले जाते थे, तब भी करण उनसे कुछ नहीं कहता था। कुछ लोग तो पराठे के दाम से ज्यादा ही डालते थे। फिर से करण के एक पराठे के ग्राहक बढ़ गए।
उस एरिया में करण के पराठे के लिए अच्छा नाम होने लगा। करण एक पराठा का स्वाद बहुत फेमस हुआ और गांव में या पड़ोसी नगर में भी नाम बढ़ने लगा। इससे करण जल्द ही अच्छे से कमाने लगा। एक ढाबा भी शुरू किया। उस ढाबे पर भी एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर भी ऐसे लिखा था कि आप जो पराठा खा रहे हैं उसके स्वाद और शुद्धता के हिसाब से आप ही पैसे तय करके डब्बे में डालिए। ढाबा भी अच्छे से चलने लगा। करण की तरक्की से कपाड़िया के ढाबे का दिवाला निकल गया और कपाड़िया गांव छोड़कर चले गया। कर्नल करण को देखकर खुश हुआ। करण एक दिन कर्नल से, आपकी सलाह मेरे लिए बहुत काम आई। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। यूं कहा। तब कर्नल, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है करण, सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, ये तुमने साबित किया है। यूं कहा। करण बहुत खुश हुआ। रनिंग लोड ट्रक, ट्रैवलर, लॉरी, कैबिन, चिकन बनेगा। एक गांव में एक मछलियों का गोडाउन हुआ करता था। उसमें मछलियां बड़े बड़े कंटेनर्स, ट्रक्स में, लॉरी में एक्सपोर्ट होते थे। वहाँ एक लॉरी ड्राइवर हुआ करता था। नाम था लजपति। वो मछलियों से भरा लॉरी लेकर दूसरे राष्ट्र जाता था। वहाँ उन्हें अनलोड करता था। वहाँ एक रूल था कि ड्राइवर्स बिना रास्ते पर गाड़ी रुकाए चलाया करें, क्योंकि देर होने पर आइस पिघलकर मछलियाँ खराब हो सकती है, इसीलिए। इसकी वजह से लजपति जब गाड़ी चलाता था तो उसका असिस्टेंट यानी वो लॉरी क्लीनर कैबिन में ही खाना बनाना शुरू करता था। परोसे हुए खाने को लजपति चलाते हुए ही खाता था। लजपति को रघुपति नाम का एक जुड़वा भाई था। वो दिमाग से थोड़ा कच्चा था। उसे लॉरी चलाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए भाई से छुपकर लॉरी में बैठकर स्टीयरिंग घुमाता था। अडर अडर, अरे हटो वहाँ से, हटो भाई हटो। अडर टेरे 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 पाम पाम अडर। वो देखकर लजपति को गुस्सा आता था। अरे वो बेवकूफ, नीचे उतरो, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है। भैंस की तरह बढ़िए हो लेकिन अकल के अंधे हो। माँ, पिताजी, आप तो बोलिए इसे नीचे उतरने के लिए। यूं कहा तो रघुपति, अडर अडर, अरे रुको रे, क्यों? सिर्फ तुम ही चला सकते हो क्या? मैं नहीं? देखो मैं बोल रहा हूँ, मुझे सताया तो तुमको गाड़ी से ठकरा कर मार दूंगा। हाँ। यूं कहा। सब लोग फिर सर पकड़ लेते थे। एक दिन लजपति सो रहा था। वो देखकर रघुपति, हाँ हाँ, सो रहे हो, यही अच्छा मौका है गाड़ी चलाने के लिए। जब देखो तो चलाने की एक्टिंग थोड़ी करूंगा। अडर अडर, ऐसे हकीकत में भी चला सकता हूँ ना। हाँ। सोचकर वहाँ मौजूद लॉरी की चाबी ले लिया। बाहर आकर गाड़ी में बैठकर स्टार्ट किया। अडर अडर, अरे रे 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 कहते हुए गियर डालते ही गाड़ी आगे बढ़ी। मन में आए वैसे चलाकर वो गोडाउन तक पहुंचा। वहाँ गोडाउन का मालिक, आओ आओ, ठीक समय पर आए हो। लोड चढ़ाकर आराम से गुजरात लेकर जाना है। जानते हो ना, गाड़ी को बीच में कहीं भी नहीं रोकना है। यूं कहा तो रघुपति, हाँ, क्यों नहीं जानता हूँ। अगर एक बार मैं गाड़ी में बैठ गया तो मैं खुद अपनी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, आप जानते हो ना ये बात। यूं कहा। वो सुनकर क्लीनर और मालिक ये क्या ऐसे बात कर रहा है? सोचकर पूछे, ये क्या बात कर रहे हो रे? इसलिए कहता हूँ कि रात में ज्यादा मत पियो। ठीक है, टाइम हो रहा है, अब निकलो। यूं कहा। फिर लोड लेकर लॉरी स्टार्ट हुई। रघुपति लॉरी को मन में आए वैसे चला रहा था। अडर अडर। एक जगह अचानक जंगल की तरफ जाने लगा। वो देखकर क्लीनर, ये क्या लजपति भाई, ऐसे रूट बदल दिया? ऐसे रहा तो लोड को उतरने में बहुत देरी हो जाएगी भाई। यूं कहा। रघुपति, ए क्लीनर हो, क्लीनर की तरह रहो। कहाँ जाने से क्या आएगा मुझे अच्छे से पता है। हमें गुजरात जाना है, बस वही है ना। तुम मुंह बंद करके बैठो बस। यूं कहा।
थोड़ी दूर जाने के बाद क्लीनर भाई लंच टाइम हो रहा है, चिकन तैयार करूँ क्या? यूं पूछा। रघुपति लॉरी रोककर हाँ हाँ बनाओ बनाओ, बहुत भूख लग रही है, पहले अर्जेंटली सुसु जाकर आना है। यूं कहा। तब क्लीनर ये क्या है भाई, गाड़ी रोक दिया? हम हमेशा रनिंग में ही तो बनाते हैं और खाते हैं ना, वरना लोड को उतरना देरी हो जाएगी भैया, सुसु जाना पड़ेगा सोचकर। आप तो पानी कम पीते थे ना। यूं कहा। रघुपति उसे एक मारकर अरे बेटे तब से देख रहा हूँ, मुफ्त में सलाद देते ही जा रहे हो और देते ही जा रहे हो। यहाँ प्रकृति बहुत अच्छा है, यहाँ बनाओ चुपचाप। कहकर सुसु करने निकल पड़ा। फिर क्लीनर कैबिन में चिकन बनाया। तो दोनों वहीं बैठकर खाए। रघुपति अरे वाह, आहा क्या बनाए हो भाई, बहुत मस्त है। यूं कहा। तब क्लीनर अब तो निकलते हैं भैया। यूं कहा। तब रघुपति इतना जल्दी क्या है रे तुम्हें, थोड़ी देर सो जाते हैं, हाँ फिर चलते हैं। कहकर सो गया और खराटे मारने लगा। ऐसे वो देखकर क्लीनर सर पकड़ लिया। वो पूरा दिन वहां सोता ही रहा। इस तरह वो रास्ते पर लॉरी रोककर सोना और खाना पकवा कर खाना, यूं करते हुए पूरा हफ्ता भर सफर करता रहा। आखिरकार गुजरात ढाबा बोर्ड के आगे लॉरी रोका। ए क्लीनर, देखो आ गया गुजरात, उन्हें लोड उतरने के लिए बोलो। यूं कहा। तब क्लीनर ये गुजरात ढाबा है भाई, हमें तो गुजरात राष्ट्र जाना है। क्या लजपत भाई आप ऐसे कर रहे हो? यूं कहा। रघुपति अरे कौन है रे लजपति, मैं द ग्रेट रघुपति हूँ, तुम्हारा तय करने से सब हो जाएगा क्या? उस मालिक को सही से एड्रेस देना चाहिए ना, नॉनसेंस। यूं कहा। अगले दिन मालिक और लजपति गाड़ी के पास आए। वे गाड़ी के पीछे का डोर खोलते ही मछलियों के सड़ने की बदबू आने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग बेहोश होकर गिर गए, सिवाय एक के। वो था रघुपति।